जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आए हुए भी क्वेश्चन हैं जो इस साल आएंगे भी। और बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। आज से जो 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो आप इसमें बहुत तगड़ी मेहनत कर दीजिए ताकि आपके भी अच्छे परसेंटेज आ सकें। तो इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, जितने भी चैप्टर के, सारे इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को चलिए देखते हैं कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है, इसका क्या महत्व है या इसका क्या कार्य है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है, पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं या टेप्टम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो इसको इस तरह भी पूछ सकता था कि टेपिटम के क्या कार्य है। तो ये इस तरह भी, तो ये टेपिटम का ही कार्य है कि लघु बीजाणु या पराग कणों के को पोषण प्रदान करना होता है टेपिटम का। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बहुभोरता किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुभोरता यानी कि बहुभोरता का मतलब क्या होता है, बहुत सारे भ्रूणों का उत्पन्न होना। तो जो होता क्या है, प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो इस घटना को या इस स्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ये हो गया बहुभ्रूणता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो इस प्रश्न को और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि सप्तफल किसे कहते हैं या सत्यफल किसे कहते हैं। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है व पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं और ऐसा फल सत्यफल या असली फल कहलाता है। आभासी फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। सेब में चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है और इस कारण सेब को आभासी या नकली फल कहा जाता है। तो ये इस तरह इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन को परिभाषित करिए। तो इसको और तरीके से पूछ सकता है कि अनिषेक जनन क्या है, अनिषेक जनन की परिभाषा दीजिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अपने हिसाब से आप जो क्वेश्चन को समझिए फिर उसका आंसर दीजिए। तो इसमें पूछ क्या रहा, अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेक जनन के, जो बिना निषेचन के जो बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है, या इसी स्थिति को अनिषेक जनन कहते हैं। यानी कि बिना निषेचन के जो बीज जब विकसित हो जाता है तो यही घटना जो होती है वो अनिषेक जनन कहलाती है। तो इसमें लिखा गया है, बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। तो उदाहरण के तौर पर आलू, धतूरा आदि। तो ये उदाहरण हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पर परागण किसे कहते हैं या इसके लाभ व हानियां लिखिए। तो पर परागण का मतलब क्या होता है, पर यानी कि दूसरे पर परागण, जो दूसरे पर परागण होता है तो इसी घटना को जो क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। तो तभी परागण होता है। तो ये माध्यम क्या हो सकते हैं, तो माध्यम वायु का हो सकता है, जल का भी हो सकता है, कीट का भी हो सकता है, और भी माध्यम हो सकते हैं। तो ये जो माध्यम हो सकते हैं, तो माध्यम का मतलब किसके सहारे से परागकण जाएंगे दूसरे पौधे पर, तो ये होता है माध्यम। तो ये माध्यम हो गए। अब इसके जो लाभ व हानियां देखते हैं, पर परागण की लाभ व हानियां। तो पर परागण के लाभ क्या है, पर परागण के फलस्वरूप आनुवंशिक पुनर्योजन होता है जिसके कारण संतान में जो लाभदायक लक्षण विकसित होंगे, लाभदायक यानी कि जो भी संतान उत्पन्न होगी वो तंदुरुस्त होगी, अच्छी होगी
और परिहार संतान उत्पन्न होगी परपरागण से। और क्या है, और दूसरा पॉइंट है परपरागण के फलस्वरूप बने बीजों की संख्या भी अधिक होगी और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परपरागण से जो भी संतान जो प्राप्त होगी वो भी स्वस्थ होगी, मस्त भी होगी। स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण में नहीं, स्वयं जो परागण होता है तो उसमें फोटो कॉपी के ऊपर फोटो कॉपी होती है। आप जो एक फोटो कॉपी कराइए, अब उसकी फिर फोटो कॉपी कराइए, कभी ऐसा समय आएगा जब उसकी 10-15 फोटो कॉपी करेंगे तो उसमें आपको जो उससे जो अब अगली फोटो कॉपी करेंगे तो उसमें आप लोगों को साफ दिखाई नहीं देगा। तो ये स्वपरागण की हानियां होती हैं। तो स्वपरागण बेकार होता है, लेकिन जो परपरागण है वो ठीक होता है। और इसमें परपरागण में से जो नई जातियां उत्पन्न होती हैं तो इससे नई जातियां उत्पन्न होंगी। आप देखते हैं परपरागण की हानियां क्या है। तो परपरागण की हानियां क्या है, परागकण अधिक संख्या में व्यर्थ होते, तो जो परागकण होंगे वो अधिक संख्या में व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ कैसे होंगे, जब परागण में जब होता क्या है, जब कोई परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाएगा वो अपने आप जाएगा भी नहीं, किसी माध्यम के द्वारा ही जाएगा। जब वायु में परागकण उड़ेंगे तो एक जो कुछ परागकण इधर उधर भटक कर इसी उधर उधर गिर जाएंगे, तो कुछ परागकण ही पहुंचेंगे दूसरे पौधे पर। और अगला क्या है, दूसरा पॉइंट, परपरागण के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता है, तो बिना माध्यम के तो हो भी नहीं सकता परपरागण। तो ये होगी इनकी हानियां। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। लघु बीजाणु के जनन का वर्णन करना है, तो इसमें क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और तरुण पराग कोशों की कुछ अधोस्तरीय कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं, जिन्हें प्रपसु कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक प्रपसु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा एक बाहरी प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से अंतःभित्ति मध्य स्तर व टेपिटम का निर्माण होता है। तो यहाँ से टेपिटम का निर्माण होता है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन क्या कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस प्रकार जो पहले चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। तो आप इतना इस चैप्टर से पढ़ लीजिए और इस तरह इस चैप्टर को समाप्त करते हुए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। आप बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर है लेसन 2 से। लेसन 2 है मानव जनन। तो मानव जनन में भी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने इसमें कराए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, यानी कि इसका जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसका बहाव किसके द्वारा होता है। स्रावन का मतलब बहाव, तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है इसका बहाव। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इसमें और भी सारी दे देगा कि सर्टोली कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं देंगे, उसमें आप लोगों को टिक करना होगा कि कौन सी कोशिका द्वारा जो होता है इसका बहाव होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा, तो जो दूसरा क्वेश्चन है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो वृषण के 2 कार्य क्या है, हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना, यानी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका बहाव करना, और दूसरा है शुक्राणु का निर्माण करना। तो ये हो गया वृषण के कार्य, ये 2 कार्य हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या होता है, तो इसका क्या कार्य है, ये भी पूछ सकता है। तो वृषण की शुक्र नलिका में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। परिवर्धनशील यानी कि जिंदा जो शुक्राणु होते हैं उन कोशिकाओं को एक पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणु की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें भोजन प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उस पर हमने ऊपर भी बताया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव यानी कि उसका बहाव करती हैं, और इसमें भी यही लिखा हुआ है कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्रावन यानी कि बहाव करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास में सहायक होती हैं। तो ये हो गई लीडिंग कोशिकाओं के कार्य। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझिए, बस उसके आंसर दीजिए। पहले आप उसको क्वेश्चन का जो
क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आप क्वेश्चन बनाना भी जानिए कि बनाया कैसे जा सकता है। आप शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, तो शुक्राणु जनन बस आप इसमें ही लटक जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन दे देगा शुक्राणु जनन क्या है, आप छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन उससे बनाइए कि क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। तो शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन है तो इसको तरीके से पूछ सकता है शुक्राणु जनन क्या है, तो यही लिखेंगे उसमें कि नर के वृषणों के जननी जर्म उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु कहते हैं। और क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है शुक्र जनन क्या है, तो यह प्रक्रिया वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। तो जो यह प्रक्रिया होती है जो शुक्र जनन की नलिकाओं में होती है। तो इस तरह ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। तो शुक्राणु में जो एक्रोसोम होता है उसका क्या महत्व है, तो इसका आंसर होगा शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना एक्रोसोम पाई जाती है। इससे स्रावित एंजाइम, इसमें और भी जो अब बहुत ही कठिन शब्द था जो हार्मोन जो होता है एंजाइम, तो उसका वो कठिन शब्द था वो हमने छोड़ दिया। तो आप इतना ही लिखिए जो बहाव जो एंजाइम होता है, एंजाइम मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करता है। शुक्राणु अंडाणु में करके निषेचित हो जाता है, निषेचित कर देता है। तो यही होता है क्रोमोसोम का महत्व। तो इस क्वेश्चन को इस तरह निपटाते हुए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। तो नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं और वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है, अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाते हैं। तो आप जनरली आप अपने हिसाब से सोचिए कि ठंडी के जब आपको ठंड लगती है तो आपके वृषण जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और जब गर्म होता है तो आपके वृषण वो लटक जाते हैं, बिल्कुल खुल जाते हैं कि वो बिल्कुल कसे नहीं मालूम देते हैं। तो ये हो गया इसकी जो वृषण हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का क्या कार्य होता है। तो कार्य लिखिए। तो निषेचन की प्रक्रिया फाइलोपियन नलिका में होती है। निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है। तो ये निषेचन होता कहाँ है, फाइलोपियन नलिका में होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है कहाँ पर होती है, फाइलोपियन नलिका में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वहाँ पर था वृषण के कार्य और यहाँ पर क्या है, अंडाशय के 2 कार्य। बस आप लोगों को समझना क्या है, यहाँ पर अंडाशय है तो अंडाणु का निर्माण करेगा, वहाँ पर था वृषण तो वहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा था। तो इसमें इसके 2 का कार्य हैं। तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता, उसमें क्या था टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता था, और उसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हो रहा। तो ये होता है अंडाशय के 2 कार्य हो गए, वहाँ पर वृषण के 2 कार्य थे। तो इस प्रकार जो हम दूसरे चैप्टर को निपटाते हुए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आप बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। तो अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, तीसरा चैप्टर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं। जो इस क्वेश्चन का आंसर है पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी एवं महिला नसबंदी टिविक्टोमी। तो ये हो गई स्थायी विधियाँ, या जो सेक्स के समय आप कंडोम का उपयोग करिए, यानी इसमें बहुत सारे जो टैबलेट आते हैं तो उसका उपयोग करिए। तो ये परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है स्वपात्र निषेचन क्या है। तो मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्र निषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो इस क्वेश्चन को निपटाते हुए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है
हम इसमें बार बार नहीं कह रहे हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम इसमें जितने भी क्वेश्चन जो लेकर आए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप इनको आप चाहे कॉपी पर लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आप इनको जैसे भी करके तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, आप मस्ती मत काटिए, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। जो भी समय है आप बस 15-20 दिन का जो समय है, आप 15-20 दिन में इतनी मेहनत करिए कि जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आए उसको धुआं कर दें। तो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, IVF तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह तकनीकी उन दंपतियों, यानी दंपतियों का मतलब क्या है, पति पत्नियों से प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या सक्रिय अंडाणु या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि अंडाणु में या तो फिर कोई कमी होगी, या तो फिर शुक्राणु में, या तो फिर पति में कमी होगी, या तो फिर पत्नी में। तो वही तकनीकी है। इस तकनीकी में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को या पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर में बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है, यानी निषेचन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में अंतःपात्र निषेचन IVF तकनीकी कहते हैं। इसके पश्चात 8 कोशिकीय भ्रूण को फालोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिख गया क्या, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये IVF पर तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जिफ्ट या MTP का पूरा नाम है, फुल नेम इसका क्या होता है। तो जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रो फालोपियन ट्रांसफर। तो ये जिफ्ट का यानी JIFT का जो पूरा नाम हो गया फुल नेम। अब अगला है MTP, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये इसका फुल नेम हो गया। फुल नेम आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जरूर, चाहे जिस भी सेट में आए। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण का वर्णन कीजिए। तो आप हिंदी आपके पास जरूर होगी और है, हम जानते हैं आपके पास हिंदी होगी। उसमें जो निबंध आता है जनसंख्या विस्फोट, तो उसमें आपको निबंध मालूम क्या, आपको निबंध मालूम होने की जरूरत ही नहीं, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। बस आपको जो निबंध मालूम, बस वही आप इसमें टिक दीजिए। ये लॉन्ग आंसर में जाएगा, आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो इस प्रकार है जो तीसरा चैप्टर को समाप्त कर दिया। बढ़ते हैं अगले चैप्टर, चौथे चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है चौथा। तो चौथे चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति और विविधता। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है चौथे चैप्टर से, आनुवंशिकी का जनक यानी आनुवंशिकी को पिता किसे कहा जाता है। तो गेगर जॉन मेंडल को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आपको किसी भी तरह से ये तो पक्का है पूछेगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीन की परिभाषा दीजिए और ये कहाँ पाई जाती है। तो जीन या कारक, जीन ये बोले या कारक यानी फैक्टर। तो कारक गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है। तो ये कहाँ पाई जाती है, जीन कारक गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो आनुवंशिकी गुण की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह वंशागत की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया। तो जीन शब्द का जो पहली बार उपयोग किसने किया, जॉनसन नामक वैज्ञानिक। इंडिया का वैज्ञानिक होता तो बढ़िया नाम होता, राकेश, उमेश, जो भी नाम होता, लेकिन ये तो भैया देसी विदेशी हैं। तो ये देसी विदेशी वैज्ञानिकों के नाम इसी प्रकार पाएंगे आप। इंडिया में इतने लोग महान भी नहीं हुए हैं कि इस तरह की खोज कर सकें। तो ये हो गया जीन की परिभाषा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखे। तो इसमें हमने 4 लक्षण लिख दीजिए। हमने इसमें 4 लक्षण लिख दिए, आप इसमें से 2 याद कर लीजिए। तो इसमें जो क्या पूछ रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चयन किया। तो जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया मेंडल ने।
तो पहला है बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। तो ये थे इनके लक्षणों का चयन करना, और 2 लक्षणों के नाम पूछ रहा है तो इसमें हमने 4 लिख दीजिए, आपको जो भी आसान लगे आप याद कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वदाता तथा सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही या सर्वदाता रुधिर में कौन सी हैं इसके नाम लिखिए, इनके नाम लिखिए। तो ए बी जो ग्रुप होता है ये सर्वग्राही यानी सबका जो खून होगा, रक्त होगा वो सबका ग्रहण कर लेगा, और ओ जो होता है ओ जिसका ब्लड ग्रुप होगा तो सर्वदाता यानी कि सभी को दे सकता है। सर्वदाता सर्वदानी होगा यानी कि वो सभी को दे सकता है, ओ ग्रुप वाला व्यक्ति जो होगा वो सभी को दे सकता है। तो ये होगा इस प्रकार ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? तो जिसका आंसर होगा सटन व वेवेरी नामक वैज्ञानिक थे। तो ये इन्होंने क्रोमोसोम का वाद दिया वंशागति का, और किस सन में दिया? सन 1902 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, क्वेश्चन आपको कहीं से भी बना सकता है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस आप उसके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तो ये इसके लिए क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरे रंग में भेद यानी इसका अंतर ही नहीं पता चलता है कि आप उसके सामने आप कोई भी लाल पीला लेकर जाइए, लाल व हरा लेकर जाइए, तो वह यह नहीं पता लगा पाएगा कि ये लाल रंग का है कि हरे रंग का है। तो इसी कारण अब भाई जो है रेलवे में भाई कब पता नहीं कब लाल जो है सिग्नल जले, का पता नहीं हरा सिग्नल कब जले। तो इससे जो होगा वो व्यक्ति भैया तो मरा डालेगा, पक्का है। अब इस ग्रसित जो वर्णांध व्यक्ति होगा, अब उसको जब लाल रंग का पता ही नहीं चलेगा कि हरा रंग कौन सा है कि लाल, अब जो सिग्नल जला रहा है लाल तो भैया उसको जो हरा दिख गया तो रटगा ले जाएगा, भैया ट्रेन भगा ले जाएगा तो पक्का मराएगा। अब कहीं जो हरी लाइन जल रही है अब उसको लाल दिख गई तो रोक देगा, तो भाई जो है कोई और पीछे से ट्रेन आ रही तो तुमको धकिया ले जाएगी, तो वो पक्का व्यक्ति, इस प्रकार का जो व्यक्ति वो पक्का मराएगा। तो इसी कारण जो होता है वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। तो इसमें लिखा गया है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरे रंग में भेद यानी अंतर ही नहीं पता चल पाता है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है वह अप्रभावी होता है और मादा इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा उचित सिग्नल न पहचान पाने के कारण रेल की दुर्घटना संभवता हो सकती है, संभावना बनी रहती है, संभावना का बिल्कुल पक्का मराएगा। तो इस प्रकार व्यक्ति को काहे बनाओ भाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहा जाता है, इसे सर्वप्रथम किसने खोजा? तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम डाउन ने 1886 में खोजा। जो भाई डाउन व्यक्ति थे तो इसी कारण जो है डाउन सिंड्रोम इसका नाम पड़ा। तो यह रोग 21वें जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र के एक अधिक प्रति के कारण होता है जो त्रिगुणता कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में जो चेहरा होता है मंगोलियों की भांति माथा चौड़ा, गर्दन एवं उंगलियां छोटी, फूली हुई जो कद होगा, जो उनकी उंगलियां होंगी वो फूली हुई होंगी और कद होगा छोटा होगा, मंद यानी कि बेवकूफ आदमी होंगे बिल्कुल, और विमंदित खुरदरी त्वचा आदि लक्षण सामान्यतः इसमें दिखाई देंगे। तो इस कारण जो होते हैं इसे मंगोलीय जड़ता भी कहते हैं। जो डाउन सिंड्रोम होता है इसे मंगोलीय जड़ता भी कहते हैं। अब जो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अपूर्ण प्रभाविता यानी कि अपूर्ण नहीं, थोड़ा बहुत प्रभावी होगा, पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगा। तो अपूर्ण प्रभाविता कुछ पेड़ पौधों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कुछ लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होते हैं, अर्थात मध्यवर्ती, इसे अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। तो कॉरेंस ने गुलाब बांस में देखा कि लाल फूल वाले
पादप को सफ़ेद फूल वाले पादप से जब क्रॉस कराया तो उसमें जो हुआ क्या, गुलाबी जो फूल प्राप्त हुए। जब एक लाल पुष्प लिया और एक सफ़ेद पुष्प लिया, अब उन दोनों का जब क्रॉस कराया तो उसमें हुआ क्या, तो उसमें जो अगला जो पुष्प प्राप्त हुआ वो गुलाबी प्राप्त हुआ, ना कि लाल प्राप्त हुआ, ना कि सफ़ेद। तो इस प्रकार जो हुआ क्या, तो ये न तो लाल ही रंग प्रभावित हो पाया, ना तो सफ़ेद रंग जो हुआ प्रभावित। तो इसी कारण अपूर्ण प्रभावी जो इसे कहा गया। तो गुलाबी वाले पादप उत्पन्न होते हैं और ये स्वपरागण कराने पर यौवन पीढ़ी में 1:2:1 का लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात दर्शाते हैं। तो ये इनका रेशियो हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सह प्रभावता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जितने भी, ये तो मेंडल भाई साहब के नियम है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको तो बिल्कुल रट्टा मान लीजिए। तो इसमें सह प्रभाविता, इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से यौवन पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जनकों के लक्षण सप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। उदाहरण, यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए तो यौवन पीढ़ी जो होगी वो चितकबरी। अगर हम लाल रंग का पशु लें, पशु यानी कि लाल रंग का एक कुत्ता लें और एक सफ़ेद रंग की कुतिया, अगर इन दोनों में जो क्रॉस कराया जाए तो उसमें जो संतान उत्पन्न होगी तो वो चितकबरी उत्पन्न होगी, ना तो वो लाल होगी ना तो वो सफ़ेद होगी। तो इस प्रकार जो होगा वो चितकबरी उत्पन्न होगी। तो यही इसमें सह प्रभाविता यानी कि सह यानी कि दोनों के जो लक्षण है वो दोनों के बराबर बराबर थोड़ा बहुत आ गए। तो ये होता है सप्रभाविता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्यवन के नियम पर टिप्पणी लिखिए या स्वतंत्र नियम का जो है वो उल्लेख कीजिए। स्वतंत्र अपव्यवन का इस तरफ इसकी हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर ये नीले रंग से हेडिंग पड़ गई। तो इसमें क्या है, इसे स्वतंत्र अपव्यवन को जो है स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, तो और जोड़ा बनाने में स्वतंत्र होता है। तो इस कारण इसे जो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहा जाता है या कहा गया। तो ये इस प्रकार जो है चौथे चैप्टर को हम समाप्त करते हुए अब अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे, 5वें चैप्टर की ओर। तो अब इस चैप्टर में आप लोगों को बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। पढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जितने भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, इस चैप्टर के जितने भी 4 चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को जितने भी सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। अब वीडियो जो है आधा घंटा लगभग हो गया है, तो इससे जो होता है कि वीडियो एडिट करने में दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में आप लोगों को सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।